हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। भैया परेशान काहे हो रहे हो? देखो अपना हाल देखो, सेहत देखो। एग्ज़ाम की टेंशन लेते जा रहे हो और कमज़ोर होते जा रहे हो। असल इम्तिहान कबर का इम्तिहान है यार, पेपर के ये जो दुनिया का एग्ज़ाम है, दिस इज़ नथिंग। अरे भैया ये सोच लेके मत चलना, ठीक है। दुनिया अच्छी होगी तो ही आखिरत अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली टेंशन लेनी है, पढ़ना है, लेकिन इतनी भी नहीं लेनी कि टेंशन ले लेके सूखते जाओ और पढ़ो कुछ नहीं, ठीक है। तो मेहनत करनी है और एग्ज़ाम ऑब्वियसली आर वेरी नियर, ठीक है। और इसी वजह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जितनी चीज़ें कवर हो सकें, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 की इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसके अंदर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस की बात करेंगे, तो सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देंगे और ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करेंगे जैसा कि मिनरल वाटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लेना है, हेडिंग लगानी है, शुरू किया जाए। तैयार है? चलो भाई हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। मुझसे पहले भी ऑब्वियसली, डायरेक्ट तो मेरे पास नहीं आते तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं काफ़ी लेट आता हूँ बाकियों से। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा की हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले आसान भाषा में बात करेंगे ताकि आपको बातें समझ में आए, जब मज़ा आने लगेगा फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी लेके जाएंगे। मुश्किल वैसा कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं और रिदम में चलोगे मेरे साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं बच्चों डेटा की। नंबर 1 इज़, सबसे पहले आपका एडमिशन कहाँ होता है? प्री प्राइमरी में होता है, फिर आप आते हैं प्राइमरी के अंदर। सो डेटा भी कुछ ऐसा ही है। पहला डेटा कहलाता है प्राइमरी, और प्राइमरी से आप छलांग लगा के जाते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। तो डेटा भी कुछ ऐसा ही होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, बट इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क को समझना है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपको कोई टारगेट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लाज्मोडियम की बात करें, क्लास 9 में आपने बायो में पढ़ा कि कुछ कंप्यूटर के स्टूडेंट भी होंगे, चलो बता देते हैं आपको। अब फॉर एग्जाम्पल चलो कोविड की मिसाल लेते हैं, कोरोना वायरस की मिसाल ले लेते हैं। जब कोविड आया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिसर्च हुई, ठीक है। और फिर उसके लिए वैक्सीन्स बनी, उसके लिए मेडिसिन्स बनी। क्या मेडिसिन्स कैसे बन गई? क्या मेडिसिन्स ऐसे ही बन गई? नहीं, ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, बहुत सारे उस पर डेटा कलेक्ट किए गए, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके रिजल्ट्स देखे गए, उसके बाद कोई फाइनल नतीजे के ऊपर, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, रिजल्ट की तरफ हम पहुँचे। तो अब मिसाल के तौर पर कोई एक डॉक्टर है, कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, उसको एक टास्क मिला कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कोविड के ऊपर काम करना है कि ये जितने भी लोग जो कि कोविड की वजह से बीमार हैं, आपने इनके सिम्टम्स यानी कि इनकी निशानियां लिख कर लानी है, ठीक है। अब आप ठहरे बर्गर बच्चे, आप हैं अमीर, तो आप क्या करेंगे? आपने क्या किया, आप मुझ जैसे गरीब को देंगे पैसे, ठीक है। आप कहेंगे जाइए और हमारे लिए फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट कीजिए, ठीक है। हम तुम्हारे लिए काम करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने आपसे पैसे लिए, आधे पैसे खुद रखे, आधे किसी और को दिए और आपके लिए काम करवाया। तो हुआ क्या बेसिकली कि आपने काम फील्ड में डायरेक्टली नहीं किया, बल्कि आपने डेटा इनडायरेक्टली जमा किया। यानी कि आप फील्ड में खुद नहीं गए, आपने किसी को भी कहा, अब वो दोस्ती यारी में भी हो सकता है, पैसे दे के भी काम हो सकता है। आपने किसी को कहा यार जाओ फलाने इलाके के अंदर, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं, अब वो भले कोविड के हैं या नहीं है, लेकिन जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी इशू है यानी कि सांस लेने में मसला है, उन सबके सिम्टम्स जमा करके लो, ठीक है। वो बंदा गया, एक एक घर पे गया, उसको नॉक किया और जितने भी अगर कोई पेशेंट थे उनके सिम्टम्स लिखे और एक डेटा बनाया, एक फाइल बनाई और आपको लाकर दे दी। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जिसके अंदर आप जो बच्चों इंफॉर्मेशन जमा करते हैं वो जमा करते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि आप खुद तो नहीं गए ना पेशेंट के पास, आप खुद तो नहीं गए फील्ड में, आपने क्या किया कि आपने इनडायरेक्टली किसी और से डेटा जो है वो कलेक्ट किया, ठीक है। व्हाट अबाउट डायरेक्टली और व्हाट अबाउट प्राइमरी डेटा? अब तो समझ गए होंगे। अब तुम ठहरे गरीब मुझ जैसे, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा कोई टास्क मिला तो मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास पैसा तो नहीं है किसी को देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं फील्ड में खुद जाऊंगा, ठीक है। और फील्ड में जाने के बाद हर एक बंदे से इंडिविजुअली डेटा खुद कलेक्ट करूंगा और फिर उसको सम अप करूंगा, जमा करूंगा और उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। तो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा इन विच यू कलेक्ट डेटा डायरेक्टली,
ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा क्या करते हैं डायरेक्टली। और बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि बाय योर सेल्फ, कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो खुद से करते हैं। तो फील आया, तो मज़ा आया, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बात अभी हमने की कि डेटा की दो टाइप्स को हमने डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा इन विच you collect data by yourself directly from your patients or whatever your samples, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं पेशेंट, आप किसी और चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। On the other hand, secondary type of data is a type of data in which you do not go by yourself in the field. ऑन द अदर हैंड आप किसी से इनडायरेक्टली डेटा खरीद भी सकते हैं, किसी से डेटा कलेक्ट करवा भी सकते हैं। बहरहाल आपने खुद काम नहीं करना, किसी के करके और आगे आपने पुट फॉरवर्ड कर देना है। सो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। कोई फील आया, कोई मजा आ रहा है, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही भैया बातें, ठीक है। तो ये तो डेटा की बेसिक सी बातें थी जिसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूं, और गहराई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पानी ठंडा होगा लेकिन तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। सो डेटा को हम अब दो टाइप्स में मज़ीद डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। यस, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। लफ्ज़ से समझ गए होंगे। क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी मिकदार, कोई भी तादाद, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। कुछ ऐसी बातें शायद आपके जहन में नाम सुनकर आई होंगी। अगर ये बातें जहन में आ रही हैं तो बिल्कुल सही आ रही हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। तो बच्चों, ऐसा डेटा जिसके अंदर हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कैन बी काउंटेबल, क्वांटिटी कैन बी मेजरेबल, ठीक है। अभी समझ में आएगी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा को बच्चों हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड नंबर टू इज कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। दो डेटा आए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा में गए। हमने कहा कि दो किस्म के टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात खत्म हो गई, वो एक अलग चैप्टर था, उसको वहीं भूल जाओ, बात खत्म हो गई। अब हमने कहा कि हम डेटा को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव एंड नंबर टू इज क्वालिटेटिव। अभी हम क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसके बाद आएगा। फिर हमने कहा कि क्वांटिटेटिव डेटा भी मजीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तकसीम होता है। क्यों होता है अभी हम इसको देखेंगे। वो है डिस्क्रीट डेटा और वो है कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। आइए डिस्क्रीट के बारे में, ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ, अपने पास नोट्स बनाते जाओ कि ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत हलवा होने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, नोट्स बनाया करो, ठीक है। और इन्हीं में से बच्चों कुछ चीज़ें आपके MCQs का हिस्सा भी बनेंगी, ठीक है। कहीं और से रॉकेट साइंस नहीं आती, फिर बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कहाँ से आया था, यहीं से आया था, कहीं और से नहीं आया था। चलो भाई, डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं। हाँ भाई बच्चों, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल। अभी एग्जांपल्स दूंगा तो फिर बातें और मज़े की समझ में आएंगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये डेटा जो है वो नॉन डेसिमल होता है, यानी कि ये डेटा पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अभी लिखते जाओ, तुम्हारे जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं, मुझे पता है। वो भी सब सारे सवालों को भी हम सुला देंगे, ज़्यादा देर नहीं है, बस अभी लिखते जाओ, बात को समझो। डिस्क्रीट डेटा बच्चों जो है वो नॉन मेजरेबल होता है। अच्छा, फंस गए यहाँ पर आकर हैं सर, आपने ऊपर लिखा काउंटेबल, यहाँ लिखा आपने नॉन मेजरेबल, क्या फ़र्क है भैया? काउंट का मतलब यह है कि आप गिन सकते हो, ठीक है। मेजर का मतलब है कि आप नाप सकते हो। भाई आप दुकान पे गए चावल लेने के लिए, आपने कहा कि 1 किलो चावल दे दो। अब वो चावल क्या करेगा? क्या वो चावल तुम्हें गिन कर देगा हैं, या वो तुम्हें नाप कर देगा? ऑब्वियसली वो तुम्हें नाप तोल, ये एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। तो वो आपको नाप कर देगा। ये तो नहीं कहेंगे भाई 1 किलो चावल है तो वो 1000 दाने आपको गिन कर देगा। आप दाल लेने गए, कोई पल्स लेने गए और आपने उससे कहा कि आधा किलो फलानी दाल दे दो, तो वो क्या बैठ के दाल गिन कर आपको देगा? ऑब्वियसली नहीं। वो आपको क्या करके देगा? मेजर करके देगा। तो याद रखो, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसे बच्चों मेजर नहीं कर सकते। अभी बात समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे। अभी एग्जाम्पल सरप्राइज है ना, एग्जाम्पल पे आएंगे तो फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये बेसिक सी बातें इनको समझना जरूरी है। जो काउंट कर सकते हैं वो मेजर नहीं हो सकती, जो नापी जा सकती है उनको गिना नहीं जा सकता। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़, मजा आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स मुश्किल तो नहीं लग रही? कोशिश पूरी है बच्चों, पूरी कोशिश है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि सीधा यहां से घुसे और यहां से निकले नहीं भाई, यहीं पर रहे, ठीक है। तो बात को समझना है। अच्छा जी ये बात समझ में आ गई। आखिरी बात, डिस्क्रीट डेटा के लिए बच्चों हम
बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है, लेकिन याद ना भी रखो तो भी चलेगा, तो हाई लेवल की बात है, लेकिन पता हो, बाकियों से अलग नजर आओगे, क्लास में जाकर किसी से ये बात पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाने। ये बात समझ में आई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं? रूम में रहें, रूम में देखो आगे पीछे, क्या तुम्हें बल्ब नजर आ रहा होगा? शायद हो सकता है कि आपके रूम में चेयर पड़ी हुई हो सकता है कि आपके रूम में टेबल भी हो सकता है कि आपके रूम में कोई पेन पड़ा हुआ हो, कोई पेंसिल पड़ी हुई हो सकता है आपके रूम में आपका कोई भाई बैठा हुआ हो, कोई बहन बैठी हुई हो, सिबलिंग। हो सकता है आपके रूम में आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हों, और अगर आप पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपके साथ इस रूम में बैठे हुए हों। बहुत सारे एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो फिर हम लिखते ही जाएंगे। अच्छा, आप किसी कंपनी में बैठ के मुझे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वर्कर्स हों, हैं। अगर आप मुझे स्कूल में बैठकर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हों, आपके इर्द गिर्द टीचर्स हों, हैं। अब आइए और इन एग्जांपल्स को हम इन पॉइंट से मैच करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज काउंटेबल। यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ये बताओ, बल्ब को हम नापते हैं या गिनते हैं? आप दुकान पर जाते हैं, आप कहते हैं कि 5 फुट बल्ब दे दो, भाई ऐसा होता है? नहीं। आप क्या कहते हैं कि 1 बल्ब दे दें, 2 बल्ब दे दें। नाउ यू कैन काउंट, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मजा आ रहा होगा, समझ में आती जाएंगी बातें। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि 2.5 चेयर दे दो, क्या करेगा वो? 2.5 छितर देगा तुम्हें, चेयर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चेयर तो 2 होंगी, 3 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ये 2.5 का कोई हिसाब नहीं होता। क्या बात साबित हुई? नॉन डेसिमल। डिस्क्रीट डेटा जो है ये नॉन डेसिमल होता है, पॉइंट नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कह सकते आप 4.5 बल्ब दे दें, आप ये नहीं कह सकते 6.5 टेबल्स दे दें। अरे नहीं भाई, आप जाएंगे दुकान पे तो आप कहेंगे 2 टेबल्स दे दें, मुझे 5 टेबल्स दे दें। आप ये नहीं कह सकते कि 10.5 टेबल दे दें, 10.5 टेबल दे दो, 2.6 टेबल्स दे दो। नो, इट मीन्स दिस डेटा कैन नॉट बी इन डेसिमल। अब बात समझ में आ रही है? एग्जांपल्स इसलिए तो कहा कि एग्जांपल पर आओगे तो खुद ब खुद चीजें क्लियर होंगी, शायद मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े, आप समझ रहे होंगे। पेन पर आओ भाई, ये पेन है। अब आप शॉप पर जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 1.5 मार्कर दे दो, ऑब्वियसली नहीं। आप कहेंगे यार 1 दे दो, 2 दे दो, 4 दे दो। पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है, आधा नहीं होगा तो एक ही चीज होगी, वो पूरी होगी। सेम गोज फॉर पेंसिल्स। व्हाट अबाउट सिबलिंग्स? आपसे अगर कोई पूछता है कितने भाई बहन है, आप कहे 5.5 हैं, वो कहेगा ये क्या कह रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको कहेगा बच्चों अपना इलाज कराओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके जो भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, वो होल नंबर होंगे। तो एक बात और भी यहाँ पर आ गई, याद रखो, डिस्क्रीट डेटा जो है ना, ये हमेशा होल नंबर होता है। ये तुम्हें शायद और आसानी से याद रह जाए। होल नंबर का क्या मतलब? 0 1 2 3, मतलब होल नंबर होगा, पूरा नंबर। होल का मतलब पूरा। ठीक है, आधा वादा नहीं होगा, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा होगा। आगे बढ़े। पेरेंट्स, कोई कह सकता है मेरे 2.5 पेरेंट्स हैं, कोई कह सकता है मेरे 3.5 पेरेंट्स हैं। नहीं भाई, पेरेंट्स 2 ही होते हैं। ठीक है, हाँ वो एक अलग केस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी होल ही होगा, पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, किड्स, आप पेरेंट्स हैं, आपसे कोई पूछता है हाँ भाई कितने बच्चे हैं, आपके 4.5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप कहेंगे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 6 बच्चे हैं, वट एवर, होल नंबर पे होगा, पॉइंट में नहीं होगा। वर्कर्स हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी के ये नहीं कहेगा, अगर कोई कंपनी से पूछा जाए कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा 100.5 लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं। वो कहेगा 100 लोग हैं, 110 लोग हैं, 120 होल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट, आप अगर टीचर हैं, आपकी क्लास में अगर कोई पूछता है हाँ भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे 34 स्टूडेंट्स हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं। आप ये नहीं कहेंगे 50.5 स्टूडेंट है, 60.16 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दैट शुड बी होल नंबर। सेम गोज फॉर टीचर। अब इस तरह के एग्जांपल्स हम लिखते जाएं तो ये एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगी। तो ये था बच्चों हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। तो और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस सर, थम्स अप, एवरीथिंग इज क्लियर। डिस्क्रीट डेटा जो है ना, दैट इज 100% क्लियर। बातें समझ में आ गई, और यही बातें थी बच्चों डिस्क्रीट डेटा के हवाले से। नाउ गोज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नोट्स बना रहे हो तो जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, एंड नाउ मूव ऑन होते हैं कंटिन्यूअस डेटा की तरफ। चले बच्चों, तो डिस्क्रीट डेटा यकीनन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब तक अगर जो चीज़ें रह गई थी, कोई पॉइंट रह गया था, तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड कंटिन्यूअस डेटा, उसी का अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट बातें चलेंगी। नंबर 1, डिस्क्रीट डेटा काउंटेबल था, दैट शुड बी नॉन काउंटेबल। ठीक है, इसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे।
ये नॉन डेसिमल था तो ये क्या होगा, डेसिमल डेटा होगा, ठीक है। और ये होल नंबर नहीं होगा बल्कि ये डेसिमल में होगा। नॉन मेजरेबल, उसे हम मेजर नहीं कर सकते थे तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज मेजरेबल, ठीक है। इसको हम बार ग्राफ से शो करते हैं बच्चों, इसके लिए हम हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम ये ग्राफ का नाम है, आप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गई बात है। अब आप इंतजार कर रहे हैं एग्जांपल्स का, तो आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि ये मुद्दा क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ। चलो भाई, क्वांटिटेटिव पे हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल्स नंबर वन, मैं आपसे अगर पूछता हूँ व्हाट इज योर हाइट, क्या जरूरी है कि आपकी हाइट होल नंबर हो? क्या आपकी हाइट पूरा 5 फीट है? क्या आपकी हाइट पूरी 3 फीट है? नहीं, ठीक है। दैट शुड बी इन, दैट इज पॉसिबल कि दैट शुड बी इन डेसिमल, ठीक है, दैट शुड बी इन डेसिमल, ठीक है। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि बिल्कुल पूरे होंगे, यानी कि पूरे से मुराद ये है कि वो वाला पूरे नहीं, कि उनकी हाइट बिल्कुल जो है वो होल नंबर में हो, ठीक है। अब मेरी हाइट है 6'1" है, ठीक है, किसी की हाइट 5'4" है। 5'4" से मुराद क्या होता है कि 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 4 इंच, तो हम उसे कहेंगे 5'4", तो आप उसे लिखेंगे कैसे, 5.4 फीट। क्लियर हो रही है बात? तो हाइट कैन बी इन डेसिमल, ठीक है। इसी तरीके से आप कपड़े सिलवाने गए, दर्जी ने, टेलर ने आपका नाप लिया, तो आपकी जो समझ ले शर्ट का साइज था, दैट इज क्या वो ज़रूरी है कि वो पूरे 23 हो? नहीं, दैट कुड बी 23.5, दैट कुड बी 22.5। अच्छा, वो लिख भी रहा होता है ना 22 और साथ में हाफ एक बटा लगा देता है, तो इसका मतलब आधा। समझ रहे हो बात? तो आपके पास जो मेजरमेंट है, यानी कि लंबाई है, अब हाइट, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ये सारी बातें हाइट की हैं, तो इसको हम पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। क्या हम इसे गिन सकते हैं? अब आप इसको जरा से मैच करें, क्या हम इसको गिन सकते हैं? नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास आपकी हाइट कितनी है, तो आप हाइट को बैठ के गिनेंगे तो नहीं ना, आप हाइट को क्या करेंगे, नापेंगे, मेजर करेंगे, किसी ना किसी स्केल के साथ उसको मेजर करेंगे, आप उसको उंगलियों पे गिन नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम गोज फॉर योर वेट, हैं, लड़कियों का वजन जो कि बहुत कम होता है, लड़के काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। हाँ भाई, वेट, क्या वेट हमेशा होल नंबर होता है? अरे नहीं भाई। अच्छा, क्या वेट को तुम गिन सकते हो? हैं, तुम अपने वेट को गिनोगे, हाँ भाई कितना वेट है? नहीं, यू मेजर योर वेट, आप अपने वेट को मेजर करते हैं, नापते हैं कि हाँ भाई मेरा वजन 72 है, मेरा वजन 56.4 kg है, वट एवर जो भी वेट है। तो आप बात समझ रहे हैं कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते बच्चों, हम उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और आंसर कुड बी इन डेसिमल हो सकता है। अच्छा, ये होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, समझ रहे हो बात? वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं। हाइट हो गया वेट हो गया, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो हाँ भाई, ज़रूरी है क्या 1 घंटे पे ही आप पहुँचेंगे? नहीं भाई, घड़ी के अंदर भी तो 1 घंटा 5 मिनट होते हैं, घड़ी के अंदर भी तो 5:10 होते हैं ना भाई, 5:07 भी होते हैं। तो आपका जो टाइम है वो पॉइंट में हो सकता है। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, आपने देखा होगा टाइम दिया हुआ, टाइम टेकन इज 2.6 सेकेंड, आपको टाइम दिया हुआ है 5.1 सेकेंड, तो वहीं से पता चल गया पॉइंट में आ सकता है, तो उसका मतलब वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। अच्छा, एक मजे की बात और है, और एक फील देंगे, अभी तुम्हें फील देते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा होगा, फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस, ये सारे। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यूएशन के अंदर है, यानी कि चल रही है। तो आप देखो, हाइट एक कंटिन्यूएशन अमल है, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट में इजाफा होता जाता है, यानी कि ये कंटिन्यूस है, इसमें कुछ टाइम तक चीज़ें बढ़ती रहती हैं। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से वेट है, कभी आपका वेट कम हो जाता है, कभी आपका वेट बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ भी रहा है तो ज़रूरी नहीं तो बढ़ के रुक जाएगा, उसके अंदर मजीद इजाफा भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस है। सेम गोज फॉर टाइम, क्या टाइम रुक जाएगा? नहीं, टाइम एक कंटिन्यूएशन के अंदर चीज़ चलती रहेगी। मजीद फील आया? क्योंकि जब तुम नाम के साथ मायने निकाल लोगे तो तुम्हें पढ़ना, याद रखना और आसान हो जाएगा, जब कंटिन्यूस से तुम ये चीज़ याद रख लोगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड फिजिक्स की बातें कर रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा मज़ा भी आया, उसके साथ हम को रिलेट कर रहे हैं इसको। अब स्पीड, क्या ज़रूरी है कि गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही हो? अरे नहीं भाई, आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी इज 11.2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बिकम 20.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड है वो भी कंटिन्यूएशन के अंदर कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो कंटिन्यूएशन के अंदर जो भी चीज़ होगी बच्चों, दैट इज इन कंटिन्यूअस डेटा। एक चीज़ के साथ और जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो जाएंगी। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के अंदर जैसे हम वाटर ले लें, आप मिल्क ले लें,
आप बारिश ले लें, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिनको आप गिन नहीं सकते। आप पानी को गिन तो नहीं सकते ना, आप पानी के ड्रॉप्स को, कतरों को गिन नहीं सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाई बच्चों। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा की पहली टाइप थी क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, दिस इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव डेटा को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर होगा, कंटिन्यूस कैन बी इन डेसिमल, ठीक है। और एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको समझा दी कि उन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना भैया कैसा लगा, कंसेप्ट आया, फील लिया या नहीं लिया। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम दूसरी टाइप के ऊपर जाते हैं। ये था हमारे पास क्वान्टिटेटिव, नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटेटिव डेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटेटिव डेटा। हाँ भाई, नाम के अंदर ही मतलब छुपा हुआ है, कुछ हद तक शायद आप समझ गए होंगे। अब मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, नाउ कैन एनीबडी कैन आस्क मी कि हाँ भाई इस शर्ट की क्वालिटी क्या है। तो क्या मैं इस क्वालिटी को गिन सकता हूँ? नहीं, आई कांट काउंट, ठीक है। क्या मैं इस क्वालिटी को मेजर कर सकता हूँ? नहीं, मैं क्वालिटी को मेजर भी नहीं कर सकता। यस, ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर भी नहीं कर सकते, यानी कि जो बातें हम क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हमने की, अगर वो चीज़ें कुछ हमारी दुनिया में ऐसी हैं जो कि उस डेटा के अंदर भी नहीं आती, यानी कि ना वो डिस्क्रीट में आती हैं ना वो कंटिन्यूस के अंदर आती हैं, तो ऐसी चीज़ें कहाँ जाएंगी? ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। हाँ, आपके जहन में आएगा सर हम दुकान पे जाते हैं तो वो तो हमें कहता है कि यार ये हल्की क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का है, तो क्या वो नाप के नहीं बता रहा? अरे भाई, क्या उसके पास कोई स्केल होता है? क्या वो स्केल से नाप के तुम्हें बताता है कि ये अच्छी क्वालिटी? अरे नहीं, बेसिकली वो नाप नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों कैटेगरी बना रहा है। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम कैटेगरी बना देते हैं। भाई ये जो कैटेगरी है ये अच्छे कपड़े की है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये उससे लो क्वालिटी है, और ये बिल्कुल ही जो है हमारे पास वर्स्ट क्वालिटी है या पुअर क्वालिटी है। बात समझ रहे हो? तो हम कैटेगरीज बना देते हैं, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव डेटा को मजीद हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने उसके अंदर किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। आइए बात को समझते हैं। नॉमिनल डेटा, भाई क्वालिटी की पहले बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर क्वालिटी मेरे पास है कलर, ठीक है, कलर ऑफ आई या कलर ऑफ योर हेयर्स, ठीक है, कलर ऑफ योर स्किन, कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके कपड़ों का कलर। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप कलर को काउंट कर सकते हैं? काउंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम गिन के नहीं बता सकते। क्या आप कलर को मेजर कर सकते हैं? आप कलर को बच्चों मेजर भी नहीं कर सकते। आप कलर की कैटेगरी बनाते हैं कि ये हमारे पास डार्क ग्रीन कलर है, ये हमारे पास लाइट ग्रीन कलर है, ये हमारे पास पैरेट ग्रीन है। ये बच्चों मेजरमेंट नहीं है, ये कैटेगरी है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप मिक्स कर देते हैं अक्सर पुराने डेटा के साथ, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये बेसिकली कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर किसी बंदे की आँख का कलर ब्लैक है, यानी कि उसके कॉर्निया का जो लेंस का कलर है वो ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन और ब्लू भी हो सकता है। तो क्या हम उसके लेंस के कलर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? काउंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी नीली है? यार आप मेजर नहीं कर सकते। आप क्वालिटी बना सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइट ब्लू कलर की आईज हैं, ये डार्क ब्लू है, आपने कैटेगरी बना दी। आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितनी ब्लू है, ये आप नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रेड है, अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट योर ग्रेड्स, इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। अब जो ग्रेड है, क्या तुम ग्रेड को काउंट कर सकते हो? नो, यू कांट काउंट, ठीक है। क्या आप उसको नाप सकते हो? भाई A1 ग्रेड है, नापो जरा कितना A1 ग्रेड है। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, A+ को नापो, नहीं नाप सकते, ठीक है। तो ग्रेड आपके पास क्या हुआ? एक क्वालिटी हुई कि हाँ भाई बंदे ने, अब क्वालिटी कैन बी गुड कैन बी बैड, ठीक है। याद रखो क्वालिटी का मतलब हमेशा ये मत समझना कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, क्वालिटी बेकार भी होती है। तो आप किसी बंदे ने C ग्रेड लिया तो आप उसको बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे कि वर्स्ट क्वालिटी है। किसी ने A+ लिया, सो दैट इज बेस्ट क्वालिटी। बात समझ में आ रही? तो क्वालिटी कैन बी गुड कैन बी बैड, ठीक है। इसी के साथ मिसाल के तौर पर हम किसी की हेल्थ ले लेते हैं। हेल्थ यानी कि सेहत,
ठीक है। अब किसी की सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की सेहत दरमियानी हो सकती है, किसी की सेहत बहुत कमज़ोर हो सकती है, पुअर हेल्थ हो सकती है, वीक हो सकता है। बात समझ लो, हेल्थ को काउंट नहीं कर सकते, हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते, कैटेगरी बना सकते हैं कि ये सेहतमंद है, ये बीमार है, ये कमज़ोर है, कैटेगरीज बना ली। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से बच्चों हेल्थ के साथ साथ इसी से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप सबने इसके बारे में क्लास 9 मैट्रिक के अंदर जो बच्चे हैं देख रहे हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं, तो यकीनन उन्होंने ब्लड ग्रुप का चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या है? अब आपका ब्लड ग्रुप मिसाल के तौर पर ओ पॉजिटिव है, तो क्या आप ब्लड ग्रुप को, या ओ नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है, क्या आप ब्लड ग्रुप को काउंट कर सकते हैं? आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना ए पॉजिटिव है? अरे नहीं कर सकते भाई, ब्लड ग्रुप है। आपने कैटेगरी बना दी कि ये ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आइए कि इसी डेटा को हम इन दोनों में फिट करते हैं। कैसे फिट करते हैं भाई? देखो, नाम के अंदर से मायने निकालोगे तो कहानी बहुत आसान लगेगी। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल लफ्ज निकला है ऑर्डर से, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तरतीब का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अरेंज कर सकते हैं? इनको हम सीक्वेंस में ला सकते हैं, सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसा डेटा बच्चों, ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम अरेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। भाई रिजल्ट लगता है आपको, अब आप क्लास 10 में अगर हैं, क्लास 9 में हैं, आप किसी भी लेवल पे मुझे देख रहे हैं, आपने अगर स्कूल पढ़ा है तो आपके हर साल फंक्शन होता है, तो आपका जब रिजल्ट बनता है तो आपके बच्चों को पोजीशन में डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो आपने देखा एक सीक्वेंस बनती है, ठीक है, और वो जाती है आखिर तक। जैसे मैं हमेशा नीचे से फर्स्ट आता था, तो ये भी एक कैटेगरी है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा, ये याद रखना है, डेटा कैन बी अरेंज फ्रॉम अपर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू अपर, जरूरी नहीं है। अब हमारे ये सिस्टम है, जैसे कि दैट सी बात है, रिजल्ट है तो हम टॉप से शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिर, और फिर हम जाते हैं फेल तक, हम जैसे स्टूडेंट्स तक, कि आखिर में हम जैसे के आ जाती है। तो आपने ये देखा कि ये एक अरेंजमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो ग्रेड्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अरेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ग्रेड क्या है? ऑर्डिनल डेटा। ग्रेड के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, कलर के ऊपर आओ, कलर ऑफ आई के ऊपर आओ। अब मुझे ये बताओ, हम क्या कह सकते हैं? दुनिया में पहले नंबर पे शख्स वो होगा जिसकी आई का कलर ब्लू होगा, हम उनको पहले रखेंगे। आप कहेंगे सर नहीं, हम ब्लू को नहीं, हम तो उसको रखेंगे जिसकी आई का कलर ब्राउन होगा। क्या मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर हम कैटेगरी बना सकते हैं लेकिन हम उसको अरेंज नहीं कर सकते। आपकी अरेंजमेंट आपके हिसाब से ठीक है, मेरी अरेंजमेंट मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ग्रेड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेड में पूरी दुनिया मानती है या तो आप फर्स्ट से फेल तक जाएंगे या फेल से फर्स्ट तक आएंगे। भाई एक सीक्वेंस लाओगे ना, आपका कंप्यूटर खुद ब खुद तरतीब बना देगा, लेकिन कलर के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्वालिटेटिव डेटा बच्चों जिसके अंदर हम सीक्वेंस नहीं बना सकते, हम कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ये कहलाता है नॉमिनल डेटा। तो आप जो कलर ऑफ आई है या कलर ऑफ स्किन, वट एवर जो भी कलर है, उसको आप शामिल करते हैं नॉमिनल डेटा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर क्या हेल्थ को हम कैटेगरी तो हमने बना ली, क्या हम उसको अरेंज कर सकते हैं? बोलो भाई, क्या हम उसको अरेंज कर सकते हैं? यस, हम अरेंज कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई सेहतमंद शख्स, कमजोर शख्स, सबसे कमजोर। आप उल्टा कर दोगे ना, आप उल्टा कर दोगे, आप कहोगे नहीं सर मैं सबसे ऊपर कमजोर को रखूंगा, फिर दरमियाने को रखूंगा, फिर सबसे अच्छी सेहत वाले को रखूंगा, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन आपके पास इन दो रास्तों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हेल्थ है वो आपके पास एक ऑर्डिनल डेटा है, यानी कि आप उसको ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ब्लड ग्रुप? हाँ भाई, ब्लड ग्रुप के बारे में क्या कहना है आपका? क्या ब्लड ग्रुप को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? बोलो नहीं कर सकते। हम कैटेगरी बना सकते हैं। देखो, उस चीज को मिक्स नहीं करना। कैटेगरी बनाना है समथिंग डिफरेंट, अरेंज करना है समथिंग डिफरेंट। भाई अब किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव। मैं कहता हूं कि मैं ए पॉजिटिव वाले को पहले रखूंगा, आप कहते हैं नहीं सर मैं ए नेगेटिव वाले को पहले रखूंगा। तीसरा आता है, वो कहता है भाई मैं ओ पॉजिटिव वाले को पहले रखूंगा। क्या हम तीनों में से तीनों गलत हैं या तीनों सही हैं? हम तीनों सही हैं, क्योंकि यहां पर कोई डेटा हमारे पास कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि साइंस की तरफ से कि आपने ए पॉजिटिव पहले रखना है, ए नेगेटिव बाद में रखना है। तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते। हम कैटेगरी तो बना सकते हैं लेकिन हम अरेंज नहीं कर सकते। हर बंदा अपनी मर्जी से इसकी अरेंजमेंट कर सकता है। तो लिहाजा हम ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? ये हमारे पास नॉमिनल डेटा है, यानी कि इसके अंदर हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते फ्रॉम
लोअर टू अपर या फ्रॉम अपर टू लोअर। सो बच्चों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज नंबर 1। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो भैया इंट्रोडक्शन वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख ली है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी यकीनन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, आपसे वो कह रहे हैं, अच्छा इस तरह का सवाल आपसे एमसीक्यूज में बच्चों 1 से 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि डेटा बताओ। ठीक है, अभी हमने 4 टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया। ऑर्डिनल, ठीक है, हमारे पास जो नॉमिनल था वो था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये हमने 4 टाइप्स डिस्कस की थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर। तो अब आपको उन्होंने तकरीबन 8 से 10 सवाल दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा डेटा किस टाइप से बिलोंग करता है। सो नंबर 1, नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे ऑफ फॉर 30 डेज। चलो भाई, कह रहे हैं एक मार्केट है, एक मॉल है, ठीक है, शॉपिंग मॉल जहाँ पर आप जाते हैं जैसे शॉपिंग करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ पर विजिटर हैं, यानी कि आप मार्केट गए, आप मॉल गए, आपने कुछ खरीदा, आप वापस आ गए, तो आप देखते हैं कि एक दिन में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, शॉपिंग करते हैं, चले जाते हैं, अगले दिन दोबारा आए। तो कह रहे हैं अगर इस तरीके से 30 दिन तक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो इस डेटा को हम क्या कहेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आपने ये अपने दिमाग में क्लियर करना है कि डेटा क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जब आप एक चीज़ को डिसाइड कर लेंगे फिर आप उसकी मज़ीद फर्दर टाइप के ऊपर जाएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि जो लोग एक दिन में मॉल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन आए, फिर चले गए, क्या हम इन लोगों को काउंट कर सकते हैं? सबसे पहले ये आपने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। जहन में रखना है, क्या हम उसको काउंट या मेजर कर सकते हैं या फिर हम उनको काउंट या मेजर नहीं कर सकते। ये 2 टाइप्स हैं। तो हम लोगों को गिन सकते हैं यार, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने स्कूल की बात करें, अगर आपके स्कूल में मिसाल के तौर पर 1000 बच्चे हैं तो क्या आप डेली अपने स्कूल में मौजूद बच्चों को काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप देखते हैं डेली डायरी होती है आपके क्लास टीचर के बाद, जो क्लास टीचर होते हैं उनके पहले पीरियड के अंदर जब आप प्रे वगैरह करके अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, अटेंडेंस हो जाती है, बोर्ड फिलअप हो जाता है कि इतने प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है, इतने लीव के ऊपर हैं। तो आप देखते हैं एक बच्चा आता है डायरी लेकर, जिसे आप डेली डायरी कहते हैं उसके ऊपर टीचर एंट्री करता है कि आज इतने बच्चे क्लास में टोटल हैं, इतने प्रेजेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं। तो अब जो भी हेड मास्टर होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट टोटली उन बच्चों को टोटली ऐड करेगा, वो बता देगा कि आज इतने बच्चे प्रेजेंट है। सेम गोज फॉर मॉल। ठीक है, तो मॉल में कितने लोग आए आप आराम से गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तो गिनने वाले डेटा को जैसे हम गिन सकते हैं बच्चों, इसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, अभी ये बातें हमने की। तो हमने सबसे पहले कहा कि ये डेटा क्वांटिटेटिव है। अब अगला सवाल ये आता है, क्या ये डेटा डिस्क्रीट है या फिर ये कंटीन्यूअस है? क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा की 2 टाइप्स अभी हमने पढ़ी, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस। हाँ भाई, तो मुझे बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि आज स्कूल के अंदर 6.5 बच्चे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम कह सकते हैं कि आज स्कूल में 6.5 बच्चे आए? अरे भाई नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि मॉल के अंदर आज 10 लोग आए, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि 10.5 लोग आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, बोलो भाई, डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? होल नंबर। बात समझ में आई? देखो, अब अगर कॉन्सेप्ट आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ इसके अंदर मुश्किल है। तो बच्चों क्लियर हुई बात? मज़ा आया? ठीक है, मज़ा लेना है, मज़ा लेकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और इंट्रोडक्शन देख लिया 30 मिनट का, तो ये सवाल अब तुम करते जाओगे। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला सवाल है भैया, वो आपसे कह रहे हैं टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। भाई एक बंदा है, वो जिम जाता है, ठीक है, मिनट की बात कर रहे हैं कि एक बंदा गया, उसने 15 मिनट लगाया, 16 मिनट लगाया, 17 मिनट लगाए ठीक है, और वो कह रहा है कि पूरा महीने में जो भी उसने टाइम लगाया। अब ये बताएं किस तरह का डेटा है। पहले मुझे बताओ, क्या हम टाइम को गिन सकते हैं या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, हम टाइम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। याद रखना, टाइम को गिन नहीं सकते, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि दिस इज अगेन क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ
टाइम डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है? मैंने आपको बताया था जो चीज़ चलती रहती है, जिस चीज़ में इजाफा होता है या कम हो सकता है, वो कंटिन्यूस होता है। और टाइम को हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है, ठीक है। और दूसरी क्या वजह है? क्या टाइम को हम पॉइंट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कहते हैं भाई आज उसने 8.5 मिनट लगाए जिम के अंदर। हम कहते हैं कि आज उसने तकरीबन जो है ना 15 मिनट और 20 सेकंड तक जो है उसने रनिंग की। कह सकते हैं ना भाई? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैंने पहले भी मिसाल दी कि आपको जो टाइम मिलता है वो अक्सर पॉइंट के अंदर होता है कि भाई 8.26 जो है वो सेकंड लगे गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव तो है लेकिन क्या है? कंटिन्यूस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सी, लाइफ इन ईयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस वाज बी एंड नाउ वी हैव सी। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं सी के अंदर? लाइफ इन ईयर, ठीक है भाई। 45 गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों के अंदर लगी होती है बैटरी, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो बैटरी है उसकी एक ज़िंदगी होती है, आमतौर पर कितनी होती है भाई? 1 साल तक। हम कहते हैं कि एक बैटरी जो है वो 1 साल तक सही चलती है। 6 महीने की तो खैर वारंटी भी होती है और 1 साल तक वो सही चलती है। आप थोड़ा सा संभाल के यूज़ करें तो वो 2-2.5 साल तक भी चलती है। अब आपसे पूछा जाए जो लाइफ है, ठीक है, आप मुझे बताएं क्या हम लाइफ को काउंट कर सकते हैं या हम लाइफ को मेजर कर सकते हैं या हम काउंट और मेजर नहीं कर सकते? हम लाइफ को गिन तो नहीं सकते लेकिन हम लाइफ को मेजर कर सकते हैं, नाप तो सकते हैं ना भाई। अब मैं आपसे कहूं कि आपकी जो उम्र है वो कितने हैं? आपकी उम्र 16 साल है, आपकी उम्र 17 साल है। तो 17 सालों को हम गिन नहीं सकते लेकिन हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? गिन नहीं सकते तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा आपकी उम्र जो है, क्या ज़रूरी है कि आपकी उम्र 10 साल के बाद डायरेक्ट 11 हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी उम्र 10.5 साल है, मेरी उम्र 10.25 साल है। 10.25 साल से क्या मुराद होगा कि भाई 10 साल है और 4 महीने हैं या 3 महीने हैं, वट एवर आप उसको जैसे 12 का हिसाब है तो आप 6 और 3 हिस्से के अंदर डिवाइड कर दें। बात समझ में आ रही है? देखो कॉन्सेप्ट लेना है। तो आपके पास ये डेटा कैसा होगा बच्चों? कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट की गुंजाइश मौजूद है। और जो लाइफ है ये टाइम से ही चल रहा होता है। एज की बात जैसे हमने की थी एग्जाम्पल के अंदर, एज, वेट, टाइम, ये सारी की सारी डेटा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना है, फील लेके चलना है। सिर्फ जवाब करके और जान नहीं छुड़ा लेनी है, कॉन्सेप्ट लेना है बच्चों। कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो ही मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलोवाट आवर पर डे फॉर 2 मंथ। भाई आसान सी बात है, आपके घर के बाहर लगा हुआ मीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ये बताओ, हम जो यूनिट होते हैं मीटर के, आपके घर पे बिल आता होगा, आपके अक्सर घर में कहते होंगे कि आज जो है ना इस दफ़ा इस महीने 250 यूनिट हमारे घर में खर्च हुए, इस दफ़ा 300 यूनिट खर्च हुए, मतलब वो यूनिट जो है। अब मुझे बताओ क्या यूनिट को हम गिन सकते हैं या मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल हम यूनिट को गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे दिस इज क्वान्टिटेटिव। अभी तक हमारे पास क्वालिटेटिव कुछ भी नहीं आया, जितने भी आए क्वांटिटेटिव है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो है डेटा ये डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा? देखो अब याद रखना, आप बच्चों कभी भी ये नहीं कहेंगे, आप अपना जाएं घर में बिजली का बिल निकालें और इसको देखें, फिर ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप देखेंगे आपके बिल के ऊपर कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि आपने पिछले महीने में 100.5 यूनिट खर्च किए, कभी भी नहीं लिखा होगा। लिखा होगा 100 यूनिट खर्च किए, 101 यूनिट खर्च किए, 200 यूनिट खर्च किए, यानी कि हमेशा होल नंबर। और होल नंबर का मतलब क्या होगा? डिस्क्रीट डेटा। क्या होगा? डिस्क्रीट डेटा। क्लियर हुई बात? देखो असल में यूनिट के अंदर तुमने देखा होगा मीटर के अंदर एक राउंड सी एक स्ट्रिप लगी होती है जो घूम रही होती है, हल्के हल्के हल्के, देख रहे हो? तो वो एक टाइम के बाद जब वो पूरी घूमती है तो 1 यूनिट गिर जाता है, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर घूमती है, जितनी ज़्यादा चीज़ें चलाओगे वो तेज़ घूमेगा, जितनी कम चीज़ें चलाओगे वो हल्का घूमेगा। तो वो जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, 2 चक्कर 3 चक्कर, उसके इतने स्पिन्स होते हैं, वो कंप्लीट करता है तो 1 यूनिट गिरता है। ये नहीं होता कि आधा यूनिट गिरे, फिर पौना गिरे, फिर पूरा गिरे, ऐसा नहीं होता। यूनिट एक साथ पूरा घूमता है। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? दिस इज डिस्क्रीट डेटा। क्लियर हुई बात? इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, ठीक है। A B C D, नाउ वी हैव E। आगे बढ़ते हैं।
वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट इन क्लास। अब देखो स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, वेट की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट को तो हम गिन सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो आप फौरन क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट है, सही है। लेकिन वो आपसे स्टूडेंट नहीं कह रहा, वो वेट कह रहा है। तो वेट को हम क्या गिन सकते हैं? नहीं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो हम कहेंगे क्वांटिटेटिव तो है ही। अगर किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं या नाप सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव तो होगा। अगली बात करते हैं, क्या वो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस? तो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हमारे पास कंटिन्यूस होगा। ज़रूरी तो नहीं है ना, आप जाते हैं मार्केट में, आपकी अम्मा कहती हैं भाई 2.5 किलो गोश्त दे दो, यानी कि 2.5 kg। आप कहे, आपने कहा कि 1.25 किलो दे दो, यानी कि 1.25 किलोग्राम, तो यानी कि पॉइंट में आंसर आ सकता है। जब पॉइंट में आ सकता है इट मीन्स दैट डेटा इज कंटिन्यूस। क्लियर हुई बात? और दैट सी बात है, घटता बढ़ता भी है, वजन है तो कम ज़्यादा भी होगा। सो नेक्स्ट इज एफ। देख रहे हो, फील ले रहे हो? अब अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी तो देखो कितनी चीज़ें आसान हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों। आई ब्रोक कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल। कलर की बात आ गई है। कलर, क्या हम कलर को गिन सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो? मैं तुम्हें अगर कहूँगी मेरी शर्ट का कलर येलो है, तुम गिन के बताओ कितना येलो है। अबे नहीं गिन सकते भाई। क्या तुम इसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ना हम गिन सकते हैं ना हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर ऐसा डेटा को हम क्या कहेंगे? हम ऐसे डेटा को कहेंगे क्वालिटेटिव डेटा। यस, क्वालिटेटिव, क्वालिटी है ये, क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, अब क्वालिटेटिव के अंदर मजीद 2 टाइप्स थी, ऑर्डिनल, नॉमिनल। क्या हम कलर को तरतीब दे सकते हैं? भाई आपके पास 6 कलर हैं, आपसे कहा गया सीक्वेंस बनाओ। क्या तुम्हारे पास कोई पैटर्न है? तुम कहो नहीं येलो ऊपर रखो फिर रेड फिर ग्रीन। कोई और आता है वो कहता नहीं ग्रीन ऊपर रखो फिर रेड रखो फिर येलो। कोई और आता है वो कहता नहीं येलो दरमियान में, रेड ऊपर, ग्रीन ऊपर। आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप उसको सीक्वेंस नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते क्योंकि कलर है। तो जब आप सीक्वेंस नहीं दे सकते तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डेटा। क्वालिटेटिव तो है और दूसरा क्या हुआ आगे? नॉमिनल हुआ। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद नाउ वी हैव जी। ग्रेड ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट। ग्रेड की बात हो रही है। ग्रेड, क्या ग्रेड को हम गिन सकते हैं? अब आपको मेरा सर ए ग्रेड आया, मैं आपसे कहूं कि गिन के बताओ कितना ए ग्रेड आया। अरे नहीं गिन सकते भाई, ए ग्रेड है। क्या मैं ए ग्रेड को नाप सकता हूं? कितना ए ग्रेड आया, कितना बड़ा ए ग्रेड आया, कितना छोटा आया? हम नहीं नाप सकते। ठीक है, जब ना हम काउंट कर सकते हैं ना नाप सकते हैं तो फिर वो हमारे पास क्या हुआ? क्वालिटेटिव हुआ। ठीक है, क्वालिटी हुई। हाँ, अब आपसे कहूं भाई आपकी क्लास के स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स है, सबका कोई रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट ऐसे ही मिल जाता है? नहीं, रिजल्ट की एक तरतीब होती है। सबसे ऊपर A+ वाले होते हैं, फिर A वाले होते हैं, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर आखिर में मुझ जैसे फेलियर जो होते हैं वो होते हैं F वाले। तो एक तरतीब होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम ग्रेड्स को क्या तरतीब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी किनारे पर जाएंगे तो आपको रिजल्ट इसी हालत में मिले। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं B को ऊपर रखूंगा, फिर मेरे पास A ग्रेड आएगा, फिर A1 ग्रेड आएगा, फिर फेल आएंगे या फेल वाले सबसे ऊपर आएंगे, फिर B ग्रेड, फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा एक तरतीब चलेगी, एक सीक्वेंस चलेगी। तो लिहाजा हम इसको सीक्वेंस दे सकते हैं, इसको हम तरतीब दे सकते हैं। तो लिहाजा दिस इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डर से याद रखो कि हम इसमें ऑर्डर यानी कि तरतीब दे सकते हैं। तरतीब उल्टी भी हो सकती है, सीधी। आप फेलियर से भी दे सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा फेलियर के बाद डायरेक्ट A1 ग्रेड आ जाएंगे। नहीं, फेलियर के बाद फिर वो बच्चे आएंगे जिनके और कम नंबर थे, मतलब फेलियर से थोड़े ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर आखिर में A+। बात समझ में आ रही है ना? तरतीब आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज H। रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट किया भाई 10 लोगों को, उनका कोविड का रिजल्ट आया। आधे लोग पॉजिटिव आए, आधे नेगेटिव आ गए। मिसाल के तौर पर 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले बताओ क्या हम गिन सकते हैं? टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा। ये मत कहना कि हाँ सर 5 लोग हमने गिन लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। भाई 5 लोग पॉजिटिव है। अब मैं आपसे कहूँ बताओ, गिन के बताओ कितना पॉजिटिव है, आप नहीं गिन सकते। मैं आपसे कहूँ मुझे नाप के बताओ मैं कितना पॉजिटिव हूँ, आप नहीं बता सकते। भाई पॉजिटिव होना तो एक क्वालिटी है ना। सो दिस इज आ क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, अब लाइन से सारे क्वालिटेटिव ही आ गए मेरे ख्याल में। सो क्वालिटेटिव डेटा। अब मुझे ये बताओ, क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव में तरतीब दे सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? अब आप कहेंगे सर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव जो पेशेंट है उनको पहले रखा जाए। मैं आपसे कहता हूं नहीं, पॉजिटिव को बाद में, नेगेटिव को ऊपर रखा जाए। तो हम तरतीब को नहीं दे सकते, कोई रूल नहीं है। तो लिहाजा दिस इज नॉमिनल। क्या हुआ? ये नॉमिनल हुआ। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आई। अगला देखते हैं, मैरिटियल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ स्कूल। भाई
कितने टीचर्स स्कूल के ऐसे हैं, 30 टीचर्स हैं, और उनको ये देखना है, उनको चेक करना है कितने शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा नहीं हैं। तो आप गिन सकते हैं? क्या आप गिन सकते हैं कि आप कितने शादीशुदा हैं? अरे नहीं गिन सकते। क्या आप नाप सकते हैं कि आपकी कितनी शादी हुई है? आप नहीं नाप सकते, ठीक है। तो ना गिन सकते हैं ना नाप सकते हैं। सो दिस इज क्वालिटेटिव, ठीक है। ये क्वालिटी है, बहुत बुरी क्वालिटी है शादी होना। जिनकी हुई भी है वो उनका तजुर्बा है, बहरहाल हमारा तजुर्बा नहीं है। सो दिस इज क्वालिटेटिव, ठीक है। आगे वो कहते हैं, अब अगली बात, क्या हम इनको तरतीब दे सकते हैं? अब कोई बंदा आएगा, वो कहेगा भाई मैं गैर शादीशुदा जो है ना वो मासूम होते हैं, उनको हम सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो शादीशुदा होते हैं वो बदमाश होते हैं, उनको हम नीचे रखेंगे। दूसरा बंदा आता है, नहीं भाई शादीशुदा बेचारे मासूम होते हैं, उनको ऊपर रखो, जो गैर शादीशुदा हैं वो मज़े में हैं, उनको नीचे रखो। तो देयर इज़ नो रूल, कोई रूल नहीं है, दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। तो लिहाजा हम ऐसे कहेंगे कि हम इसमें ऑर्डर नहीं दे सकते। सो दिस इज नॉमिनल। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील लेनी है, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज जे। क्या कह रहा है भाई? डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, भाई आप क्लास में बैठे हुए, सिंध के मिसाल के तौर पर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, कराची की, सॉरी मैं अगर बात करूं तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आप गिन सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इतने बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इतने बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर के इतने बच्चे हैं। आप उनको काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटेटिव हुआ। क्या हुआ? क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा ना कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के 3.5 बच्चे हैं, नहीं, तो ऑब्वियसली 3 होंगे या 4 होंगे, तो इसका मतलब होल नंबर, और होल नंबर का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट। क्या हुआ बच्चों? डिस्क्रीट। मज़ा आया? पहला सवाल यहाँ पर हमने सॉल्व किया बच्चों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा और इंट्रोडक्टरी वीडियो का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ही मदद से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी और आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। सो नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यकीनन आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को बार बार हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे बच्चों, उस पर बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऑब्वियसली मेरा भी आपका भी वीडियो पे बहुत लंबा होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बुक आपके सामने है, ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल ऑफ करंट क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट। भाई 20 बच्चों की क्लास है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। क्या करना है? बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को ज़रा समझना है, ठीक है। बात को ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के 2 से 3 मेथड हैं। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के 2 से 3 मेथड हैं। अब यहाँ पर आकर बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोई टीचर किसी मेथड से करवाता है, कोई टीचर किसी और मेथड से करवाता है। अब यहाँ पर बच्चों सवाल मेथड का नहीं है, सवाल है सवाल का। मतलब आपको जो सवाल दिया है ना, आपने उसको पहचानना है। कैसे? आप ये देखें कि भाई वो बात कर रहा है 20 स्टूडेंट्स की जो कि क्लासेस के अंदर मौजूद है, यानी कि जो हमें डेटा दिया गया है ये क्लासेस का दिया गया है, क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि क्लासेस, मैंने आपको क्लासेस दे दी, आप वापस जाएं सवाल नंबर 1 के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा डेटा है, आप सबसे पहले सोचेंगे सर हम क्लासों को गिन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटेटिव हुआ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, तो आप कहेंगे सर क्लास तो हमेशा होल नंबर में ही होती है, यानी कि क्लास को हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे स्कूल में 6.5 क्लासें हैं, हमारे स्कूल में 12.5 क्लासेज हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमेशा ये होल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा इज डिस्क्रीट। क्या बोला? डेटा इज डिस्क्रीट। रिपीट करो मेरे साथ, जब बच्चों डेटा आपके पास डिस्क्रीट होगा तो आपने वो मेथड यूज करना है जो अभी मैं करवाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो अब देखो ये चीज याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अच्छा आगे जाएंगे तो बच्चों हमारी बुक के अंदर उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए हैं जहां पर थोड़ा सा बच्चों का कॉन्सेप्ट शायद ख़राब होगा, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब ऑब्वियसली हैं तो हमें उसको फॉलो करना है। आगे इन्होंने क्या किया बच्चों, हमें ऐसा डेटा भी दिया है जो कि डेसिमल में है, ठीक है, लेकिन उस डेटा को इन्होंने डिस्क्रीट कहा।
जब इन्होंने खुद डिस्क्रीट कह दिया तो फिर हमने यही मेथड यूज करना होगा जो हम कर रहे हैं। मैं अभी से बता रहा हूं ताकि तुम्हारा थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए, तुम जब वहां पहुंचो तो तुम कंफ्यूज ना हो कि सर ये देखें ये तो पॉइंट के अंदर है, सर आपने तो कहा था कि डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर होता है। बच्चों डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर होता है। आप ऑक्सफोर्ड की किताबें उठा लें, आप ओ लेवल्स, आप ए लेवल्स की बुक्स उठा लें, वहां पर आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको वही मिलेगी कि डिस्क्रीट डेटा इज ऑलवेज इन होल नंबर। लेकिन हमारी बुक के अंदर उन्होंने पॉइंट की वैल्यूज को भी डिस्क्रीट कहा और कहा कि उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो उन्होंने कह दिया मान लेते हैं हमने सवाल को सॉल्व करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी डिस्क्रीट डेटा होगा आपने काम कैसे करना है। अच्छा, अगर पॉइंट की वैल्यूज है और वो आपको कहते नहीं है कि डिस्क्रीट है तो फिर आप कंटीन्यूअस की तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। कंटीन्यूअस का तरीका अलग होगा। लेकिन उन्होंने अगर खुद कह दिया कि डिस्क्रीट जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो आपने फिर डिस्क्रीट को ही फॉलो करना है, फिर आपने पॉइंट को नहीं देखना है। बच्चों ये मोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज योर डेटा। जब भी बच्चों आपको डेटा ऐसे रॉ फैक्ट्स में दिया जाए इसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक एक करके नंबर्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्लासेस दी हुई हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा के अंदर आपके पास लिमिट दी होती है, जैसे कि आपको सवालों में आपने देखा होगा या देखेंगे, वो कहेंगे भाई 2 से लेकर 5 क्लासें, ठीक है, 6 से लेकर 8 क्लासें, 9 से लेकर 12, 13 से लेकर 16, कुछ इस तरीके का डेटा भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। बच्चों ऐसे डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। इसके अंदर ग्रुप बना के दिया हुआ है कि भाई 2 से 5 तक के बच्चे, 6 क्लास से 8 क्लास तक के स्टूडेंट, 9 से 12, 13 से 16, एक ग्रुप बना के दिया हुआ है। तो ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। और जो हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर कोई हमारे पास क्लास लिमिट नहीं है, कोई कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि स्कैटर्ड फैला हुआ डेटा है, तो ऐसे डेटा को बच्चों हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप नहीं बने हुए, तो दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। अच्छा, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर बच्चों सबसे पहला जो काम है, याद रखो बच्चों, जज्बात में नहीं आना। पेपर में अगर सवाल आ जाता है, बहुत आसान सवाल है, तो आपने जज्बात में नहीं आना, फौरन से सवाल सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना। जब भी अनग्रुप्ड डेटा आएगा सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करोगे। बात समझ में आ गई? मैंने पहले से ही अरेंज कर रखा, ठीक है, उन्होंने तो मिक्स दिया हुआ था लेकिन मैंने अरेंज करके रखा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर 3 चीजें बनेंगी बच्चों। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात क्लासेस की कर रहे हैं। तो पहला जो कॉलम होगा बच्चों वो क्लासेस का होगा, दूसरा कॉलम टेलीमार्क्स का होगा और तीसरा कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये क्या बात चल रही है भाई? ये बात चल रही है अनग्रुप और डिस्क्रीट डेटा। ये याद रखना है बच्चों, इस चीज को हाईलाइट कर लो, अपने पास स्टार लगा लो, उस चीज को याद रखो। ये डिस्क्रीट डेटा का काम हो रहा है। जब कंटिन्यूअस डेटा आएगा तो बातें अलग हो जाएंगी, कहानी बदल जाएगी। चलो भाई, तो आपने क्या करना है, क्लासेस लिखनी है। भाई पहली क्लास कौन सी थी हमारे पास? 4 क्लास, फिर 5, अब 6 क्लास। अब 6 क्लास देखो बच्चों 1 2 3 टाइम्स है, लेकिन हम कभी भी यहां पर इस क्लास को 3 दफा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्लास की रिप्रेजेंटेशन एक ही बार होगी। तो आपने क्लास 6 को एक ही दफा लिखना है। फिर आपने क्लास 7 लिखा, फिर आपने क्लास 8 लिखा, फिर आपने 9 लिखा और आखिर में 10 लिखा। आप देखो क्लास 10 1 2 3 4 5 बार है, आपने 5 बार नहीं लिखना उसको, आपने एक ही बार लिखना है। क्लियर हो गई बात? अरेंज हो गया। अब आ गई बात टेलीमार्क्स की। टेलीमार्क्स का क्या मतलब है? आइए भाई, क्लास 4 की तादाद कितनी है? क्लास 4 एक ही है, तो आपने एक ऐसा अलिफ बना दिया। ठीक है, क्लास 5 पे आए, क्लास 5 कितनी है? एक ही है, ये रहा एक। क्लास 6 पर आए, क्लास 6 कितनी है? 1 2 3, तो 1 2 और 3। क्लियर? टेलीमार्क बच्चों वाला काम कर रहे हैं यार, जो केजी में बच्चों को करवाते हैं वो वाला काम आपसे करवा रहे हैं क्लास 10 के अंदर। क्लास 7 पे आए, क्लास 7 कितनी है? 1 2, सो 1 2। क्लास 8 में आए तो 1 2 3 4 4, सो 1 2 3 4। क्लियर? क्लास 9 पे आते हैं, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लास 10 पे आते हैं 1 2 3 4 5। अब मजे की बात है, 1 2 3 4, 4 के बाद बच्चों 5 ऐसे नहीं बल्कि 5 इसको काट देगा। बात समझ में आई? जब भी अब 6 क्लासें होंगी कैसा होगा? 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7। क्लियर? अगर आपसे कहा जाता है 6 क्लासेस 1 2 3 4, 5वीं हमेशा कटेगी, फिर ये 6ठी। क्लियर है बात? ये याद रखना है। समझ में आई? 5वीं जो है वो हमेशा काटेगी। 10 होगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मजा आ रहा है? क्लियर आ रहा है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है।
मज़ा आ रहा है? पहला सवाल है भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल आ रही होगी। चीज़ों को नोट किया करो। देखो, और मैं जो है ना, मेरी अगर मुझसे प्रायोरिटी पूछोगे ना, मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में बच्चों जितनी एजुकेशन ली है, बहुत एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन जितनी एजुकेशन ली है, मेरे नोट्स ज़्यादातर जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज में होते हैं। मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं हमेशा नोट्स उर्दू में बनाता था। वाई? देखो, उर्दू का नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी कभी तुम्हारी नज़र पड़ेगी तो तुम्हें वो पढ़ते ही वो सारी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में घूम जाएगी और तुम्हें याद आ जाएगी बातें। समझ में आ रही बात? तो नोट्स, अपने नोट्स से मुराद यही है कि पॉइंट बनाया करो, ऐसा पॉइंट बनाया करो कि जब तुम उसको महीने बाद भी देखो तो उस पॉइंट को देखने के बाद तुम्हें नीचे देखने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारे जहन में पूरी फिल्म चल जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। क्लियर हुई बात? चलो भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं। फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ भी नहीं करना, ये जो टैली मार्क्स हैं इनको आपने नंबर की शक्ल में यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ 1 था, सो दिस इज़ 1, यहाँ भी 1 है, 1, 3 है, 3, 2, 4 एंड 5। अब आप इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ठीक है। ऐड करें, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। ये बच्चों आपने लाजमी चेक करना है। उन्होंने हमें 20 बच्चों का डेटा दिया था, तो हमारे पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 20 ही आ रही है और आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, 19 आ रही है, 21 आ रही है, 18 आ रही है, इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पर भी और टैली मार्क्स में भी कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बात खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट बच्चों आपको देना था, जो कॉन्सेप्ट यकीनन आपने लिया, और ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। डिस्क्रीट डेटा की कहानी याद रखनी है कि डिस्क्रीट डेटा में जब भी आपसे कहा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई 20 बच्चे हैं, वो कोई कोर्स करने जाते हैं, ठीक है। वो समझ लो कोई स्कूल जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए। उनकी कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चे जो है वो पैदल जाते हैं, कुछ बस पे जाते हैं, कुछ कार पे जाते हैं, कुछ बाइक्स पर जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाए और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी बनाए। अब एक लफ्ज़ का इजाफा हो गया, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर बहुत माइनस छुपा हुआ है। सबसे पहले, क्या ये डेटा क्वांटिटेटिव है? जी हाँ, क्वांटिटेटिव है। क्या मैं गिन सकता हूँ कि कितने लोग वॉक कर रहे हैं? क्या मैं गिन सकता हूँ कितने लोग बाइक पर आ रहे हैं? बिल्कुल हम गिन सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब कोई ये तो नहीं कहेगा मेरे पास 2.5 बाइक्स हैं, कोई ये तो नहीं कह सकता मेरे पास 3.5 गाड़ियाँ हैं। ऑब्वियसली 3 होंगी, 4 होंगी या 6 होंगी, बट एवर जो भी होगा होल नंबर होगा। इसका मतलब डेटा क्या है? डिस्क्रीट डेटा है। तो आपने वही मेथड फॉलो करना है पुराना वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो किया। आइए भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। तो हम पहले कॉलम में, अब जैसे पिछली दफा क्लासेस था तो अब यहाँ जाएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है। अच्छा, ये नंबर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया? गरीबी से अमीरी की तरफ अरेंज किया। सबसे पहले सबसे गरीब पैदल आने वाले, फिर उनसे अमीर जो बाइक पे आते हैं, फिर उनसे अमीर जिनके पास गाड़ियाँ हैं, फिर उनसे अमीर जो बस पे आते हैं। गलत हो गया ना? सबसे वॉक के बाद जो गरीब होगा वो बस वाला होगा, ठीक है। तो बहरहाल चलो, आप अपने हिसाब से भी बच्चों को अरेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोई तरतीब नहीं है। तो मैं पहले बस वालों को लिख लूँ, कार वालों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ तरतीब इसलिए दी ताकि हम इनको काउंट करने में आसानी हो। चलो भाई, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉक। अब वॉक वाले 1 2 3 4 5 6 7 7 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना। ये एक काफ़ी है सबकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। उसके बाद आ गए बाइक वाले, उसके बाद आ गए कार वाले, और फिर बस वाले, ठीक है। 1 2 3 और 4। क्लियर? चलो भाई, वॉक वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। बाइक वाले कितने हैं? 1 2, 2 ही राइडर हैं, सर्दियाँ हैं। कार है 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 और 5। बस वाले कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी है, नंबर में लिख देंगे। कितना था ये? 5 और 2 7, 2 5 6। इसको हम n भी कह सकते हैं, सिग्मा f भी कह सकते हैं, बात एक ही है। नंबर का क्या मतलब है भाई? टोटल कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे, तो ये 20 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। परफेक्ट। क्लियर है बात?
अब बच्चों यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, उन्होंने क्योंकि ये नहीं कहा कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी निकालनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलना पड़ेगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात। फॉर्मूला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला। क्या मतलब, आइए पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वॉक वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो आपने 7 लिखा डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब टोटल लोग कितने थे, तो टोटल लोग 20 थे, तो डिवाइड कर देंगे 20 से। फिर अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, ठीक है। अगली फ्रीक्वेंसी 5, समझ रहे हो, एन सेम है तो एन की जगह 20 आता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी। फिर क्या है 6/20, तो इसको हम कैलकुलेटर से भी करते हैं। एक कॉलम और बनेगा, अभी तक हमने परसेंटेज तो नहीं निकाली ना, अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या है अभी बताते हैं, बहुत आसान सी बात है, क्लियर हो जाएगा बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परेशान नहीं होना भैया, परेशान नहीं होना है, परेशान हो जाओगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। चलो भाई, तो कैलकुलेटर का यूज़ करते जाते हैं। 7/20, 7 डिवाइडेड बाई 20, सो इट इज़ 0.35, 2/20 इट इज़ 0.1, 5/20 that is 0.25, 6/20 is 0.3। क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज वेरी इजी। क्या मतलब भाई, आपकी जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी ना, आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है, पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.35, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगली क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अगली क्या है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है बात, बहुत आसान सी बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस इज 35। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज 10। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 25 एंड दैट शुड बी 30। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, यस 30। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। बस इतना सा काम करना था बच्चों। मज़ा आया, फील ले रहे हो, बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, भैया कमेंट में ज़रूर बताना है कि यस सर वी आर हैविंग अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट बन रहा है, चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, बातें समझ में आनी भी चाहिए बच्चों। ठीक है, डेटा को चेक करना है डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, फिर फैसला करना है कि हमने उसको कैसे सिंप्लीफाई करना। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भैया बहुत लंबा डेटा था, 40 फैमिलीज़ का डेटा था, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं, अरेंज करके भी लिखता तो मुझे आधा घंटा ऑब्वियसली बिहाइंड द कैमरा हो जाता। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली पहले तो बता देते हैं कि सवाल के अंदर क्या है। सवाल के अंदर है कि भाई 40 फैमिलीज़ हैं जो कि अपनी वेकेशन यानी कि जो छुट्टियां आती हैं आपकी, समझ लो समर वेकेशन, वो गुजारने के लिए बाहर जाते हैं। तो आपने वो डेटा कलेक्ट किया, तो उनमें से कुछ फैमिलियों ने कहा कि हम कभी भी नहीं जाते, ठीक है। कुछ ने कहा कि हम बहुत कम जाते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। समटाइम्स का मतलब हाँ कभी कभार चले जाते हैं, और ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है, कि भाई जब भी वेकेशन आते हैं हम जाते हैं। तो ये फैमिलीज़ का कुछ कलेक्शन था और ये उनका रिस्पांस था कि उनसे पूछा गया कि हाँ भाई आप बताएं कि आप वेकेशन में जाते हैं, तो उन्होंने रिस्पांस दिया कि हम नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं, अक्सर जाते हैं, कभी भी नहीं जाते या हमेशा जाते हैं। तो ये उनके रिस्पॉन्सेस थे, तो हमने हेडिंग को रिस्पॉन्स किया। अब क्योंकि 40 फैमिलीज़ हैं, उनके रिस्पॉन्स हैं, तो बच्चों हम रिस्पॉन्स को गिन सकते हैं। और रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा कि आप सवाल का जवाब दें हाँ भी और नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आप सवाल का जवाब हाँ देंगे या ना देंगे, यानी कि होल नंबर। तो
तो अगेन डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो मैंने उनको सीक्वेंस दे दिया। यहाँ पर n का मतलब नेवर है, r का मतलब रेयर है, o का मतलब ऑफन है, s का मतलब सम टाइम है, a का मतलब ऑलवेज। तो मैंने जितने लोग थे उनको गिन लिया और मैंने यहाँ पर लिख लिया अपनी आसानी के लिए। मैं अगर लिखता तो बहुत टाइम लग जाता। तो आपने अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको अरेंज करना ही होगा, ठीक है। अरेंज आपकी मर्जी, आप पहले ऑफन वालों को जमा कर लें, फिर सम टाइम वालों को, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो भाई, नेवर कितने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 8। रेयरली 5 है, तो 1 2 3 4 5। फिर है ऑफन, ऑफन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर है सम टाइम वाले 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10। ऑलवेज वाले 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दीज आर 9। अब बच्चों उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी कहा है कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करो, यानी कि कैलकुलेट करो, लेकिन उन्होंने फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की बात नहीं की है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मालूम नहीं करेंगे, ठीक है भैया, हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो भाई, इसका टोटल क्या आना चाहिए? टोटल कितनी फैमिलीज थी? 40। तो हमने कहा n इज 40, सही, काउंट करोगे 40 आएगा। चलो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला? हर फ्रीक्वेंसी को n से डिवाइड कर दो। पहली फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइड करेंगे 40 के साथ, दूसरी 5, फिर 8, फिर 10 और आखिरी में 9, ठीक है। सबको डिवाइड कर देंगे। नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ कैलकुलेटर, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ भैया, तो 8 डिवाइडेड बाय 40 इज 0.2, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 40, सो दैट इज 0.125। 8 अपॉन 40 पहले किया हुआ है 0.2, फिर है 10 अपॉन 40, 10 अपॉन 40 इज 0.25, and 9 divided by 40 is 0.225। क्लियर है बच्चों? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो कैलकुलेट की और उनको बता दिया भैया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। नाउ यू कैन सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट लेते जाओ, ठीक है, बातों को समझते जाओ। डिस्क्रीट डेटा पहले बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा सवाल है। वो कह रहे हैं भाई कैप्स के कुछ कलर हैं, ठीक है, और अगेन से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो परसेंटेज नहीं की, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कहा, तो लिहाजा हमने दोनों डब्बे गायब कर दिए। सिर्फ वही 3 काम करने जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। अगेन बच्चों मैंने आपको अरेंज करना सिखा दिया है, आपने अरेंज करना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। तो आपने पहले ब्लैक अरेंज कर लिए, फिर रेड कर लिए, फिर ग्रीन लिख लिए, समझ में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करके दिखाया था। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कलर्स ऑफ कैप्स, तो पहला जो कलर लिया वो ब्लैक लिया। आप अपनी मर्जी से जो है बच्चों इसको अरेंज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक की जो तादाद है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो फ्रीक्वेंसी हुई 5। फिर है ब्लू, ब्लू इज 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, so this is 4. Then brown, brown is 3, so this is 3. Green 4, so 1 2 3 4, and red 1 2 3 4, so this is 4. क्लियर? बस इतना सा काम था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हैज आल्सो बीन डन। मज़ा आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे भाई हमारे साथ जुड़े हो या भाग चुके हो? भागे नहीं हो गए यार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीज़ों को समझना है, डीपली जानना है। कोई सवाल हो यू कैन आस्क ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन मैसेज अस ऑन फेसबुक, ठीक है। आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर दी एजुकेशनल हब के ऊपर, और एजुकेशनल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे पेज के ऊपर शेयर होती रहती हैं। तो फेसबुक पर भी ज़रूर हमें फॉलो करें और वहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनको देखते रहा करें। सो क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन डन। Now we are moving towards our next question, which is yes, question number 6.